द चैलेंजर्स जोन के सभी व्यूअर्स को राजेश सर का गुड इवनिंग। आज यूं ही मन में आ गया कि जैक के द्वारा टर्म 2 सावधिक परीक्षा 2 का जो है सो एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी हो गया है, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। और आज हम इंग्लिश कोर जो कि 11th का है, अंग्रेजी का एक विषय, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबों के लिए। जैसा कि देख रहे हैं, इंग्लिश कोर क्लास 11th सिलेबस ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन, इसको आप 2022 कर सकते हैं। अक्सर जब मैं इंग्लिश का क्लास लेता हूँ तो सबसे पहले मैं लोगों को ये ज़रूर बताता हूँ कि बेसिकली इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र है 4 भागों में विभक्त होता है: रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर और लिटरेचर। लेकिन यहाँ आज देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने सेक्शन सी लिटरेचर को रखा है, क्योंकि टर्म 2 का जो सिलेबस जारी किया गया है जैक के द्वारा, उसमें सबसे पहले लिटरेचर के चैप्टर्स के बारे में ही दिया हुआ है। तो मैंने इसे ऊपर रखा ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सबों को 2 बुक्स पढ़ने हैं, 2 किताबें पढ़नी है हम सबों को। पहला बुक है हॉर्नबिल और दूसरा है स्नैपशॉट। हॉर्नबिल में हमारा 2 पार्ट है, प्रोज कहानी और पोएट्री कविता। प्रोज जो है उसमें हम सबों को टर्म 2 में मात्र 3 चैप्टर पढ़ना है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं इस बार। तो इसमें हमने ये 5, 6, 8, 5, 6, 8 जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने चैप्टर को सीरियल नंबर में नहीं रखा है। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं चैप्टर नंबर। जब आप अपने हॉर्नबिल बुक को देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 5 में द एलिंग प्लैनेट मिलेगा, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में है द ब्राउनिंग वर्सन, और चैप्टर नंबर 8 में है सिल्क रोड। ये 3 ही चैप्टर्स आपको पढ़ने, इसी 3 चैप्टर से प्रश्न उत्तर आएगा, उत्तर आपको देना है। अब हम पोएट्री में चलते हैं। पोएट्री में हम सबों को इस बार मात्र 2 ही पोएट्री पढ़ना है, चाइल्डहुड और दूसरा है फादर टू सन। अब मैं यहाँ स्नैपशॉट के बारे में चर्चा करता हूँ। हमारा दूसरा किताब, दूसरा बुक जो लिटरेचर का है, स्नैपशॉट है। इसमें चैप्टर नंबर 4 में अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल पढ़ना है, बहुत अच्छी स्टोरी है। और चैप्टर नंबर 7 बर्थ पढ़ना है। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि स्नैपशॉट से आपको मात्र 5 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, और हॉर्नबिल से आपके लिए 15 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि लिटरेचर से हमारा 15 + 5 20 मार्क्स का रहेगा। और अब इसके बाद मैं आता हूं रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन हमारा जो है, इसमें मात्र एक पैसेज दिया जाएगा, नोट मेकिंग नहीं है इसमें, जबकि आपके टर्म 2 के सिलेबस में नोट मेकिंग मेंशन किया गया है। लेकिन जैक द्वारा जो 3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं अंग्रेजी के, उसमें कहीं भी नोट मेकिंग के बारे में प्रश्न नहीं दिया हुआ है। तो हम अभी मॉडल सेट को देखते हुए उसी को आधार बना रहे हैं, और हम कंप्रीहेंशन की यहाँ बात करते हैं। इसमें एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 7 प्रश्नों में से आपको एनी 5, किसी भी 5 प्रश्न के आंसर लिखने हैं। अक्सर देखा गया है मूल्यांकन के कार्यों के दौरान कि हम सभी देखते हैं कि सभी बच्चे के लगभग बच्चे क्या करते हैं कि 7 में 7 का आंसर लिख देते हैं। इसमें बड़ा समस्या पैदा हो जाता है। तो आप अपने चॉइस के अनुसार, जिसमें आपको जिस प्रश्न का अच्छे से उत्तर आता हो या जिसमें अच्छी पकड़ है, वही 7 में से आप 5 प्रश्नों के उत्तर मात्र देंगे। और उस 5 प्रश्न के लिए आपको 2 × 5 = 10 मार्क्स आएगा। ये 10 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे, पूछे जाएंगे 7, आपको लिखना है 5। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, और इस प्रकार हम रीडिंग सेक्शन से 10 मार्क्स इजीली उठा सकते हैं। इसके बारे में लोगों को बखूबी पता होता है। रीडिंग सेक्शन खुद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी यदि समय मिल पाएगा तो रीडिंग सेक्शन के बारे में भी कुछ आप सबों को टिप्स देंगे ताकि आप सबों को आसानी हो। अब मैं बात करूंगा राइटिंग सेक्शन के बारे में। राइटिंग सेक्शन में यूं तो शॉर्ट कंपोजिशन और कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली अभी जो 3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं जैक के द्वारा, तो उसमें मैंने देखा है कि
लेटर राइटिंग है, फॉर्मल इन्फॉर्मर, उसके बाद नोटिस है और आर्टिकल राइटिंग है। तो ये तीनों में से क्या है, आपको मात्र 2 लिखना है, और 2 आप कोई भी अपने चॉइस से लिख सकते हैं, या लेटर लिख सकते हैं, या लेटर और नोटिस लिख सकते हैं, या फिर नोटिस और आर्टिकल राइटिंग लिख सकते हैं। और इसमें से आपको आएंगे 2, आपके पास रहेंगे 5 मार्क्स के 2 प्रश्न, 10 मार्क्स। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि राइटिंग सेक्शन से हमारा 10 मार्क्स है, रीडिंग सेक्शन से 10 मार्क्स है, इधर 20 हो गया, हॉर्नबिल से हमारा 15 मार्क्स है, और स्नैपशॉट से हमारा 5 मार्क्स है। तो इसमें हमारा जो हॉर्नबिल से जो प्रश्न रहेगा जाकर प्रोज और पोएट्री सेक्शन से, इसमें मिलाकर हम सबों के लिए 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन उसमें से मात्र 5 क्वेश्चंस को लिखना है, और उसमें एक प्रश्न जो है 3 मार्क्स का होगा, तो 3 5 जा 15 मार्क्स। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी इस सिलेबस को अच्छे से समझ गए होंगे। इस सिलेबस को बारीकी से देखें, यदि समझ में नहीं आएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं क्लियर कर पाऊँगा, और कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपनी समस्या को व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजें, नंबर जारी किया हुआ है, और उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अब ये इस सिलेबस के ऊपर हम सबों को पढ़ना है, क्योंकि आगामी परीक्षा बस कुछ ही दिनों बाद है, 7-8 दिन बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी, एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 7-8 दिन में हम बहुत शॉर्ट समय में, बहुत कम समय में हम क्या कर सकते हैं, अभी भी काफ़ी समय है। लास्ट समय में अगर हम सिंसेरिटी के साथ और टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी जो आपकी स्थिति होगी उससे कम से कम 2 गुना मार्क्स आप ज़रूर ला सकते हैं। तो चलिए अब आगे इसके हम एक मॉडल सेट के लिटरेचर सेक्शन को आज हम सॉल्व करते हैं, और आज एक सेट का लिटरेचर सेक्शन का पूरा जो है सो आपको क्वेश्चन विद आंसर्स हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको फायदा हो। टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 क्लास 11th आंसर्स ऑफ द मॉडल सेट क्वेश्चंस, सेट 1, सब्जेक्ट इंग्लिश कोर, सेक्शन सी लिटरेचर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि जैक के द्वारा टर्म 2 का एग्ज़ाम बहुत जल्द लिया जाने वाला है। तो जैक ने जो मॉडल सेट क्वेश्चन 1 जारी किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 11वें नंबर प्रश्न में ये क्वेश्चन है, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो नोटिस लगा हुआ है लुसाका जाम्बिया के एक जू में, वहाँ नोटिस में लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये किसके बारे में लिखा गया है, ये किसके बारे में प्रयोग किया गया है, ये स्पष्ट करना है हमको। तो द नोटिस एट द जू सिग्निफाइज दैट मैन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट। कहने का मतलब कि नोटिस में ये बताया जा रहा है कि जो जानवर हैं जू में वो कम खतरनाक हैं बनिस्बत इंसानों के, जो जू के बाहर हैं, जो पिंजड़े के बाहर हैं, केज के बाहर हैं, और उनसे जानवरों से धरती को कम खतरा है, यानी उस प्लानेट को कम खतरा है जिस पे हम रह रहे हैं, और उन व्यक्तियों से हमारे प्लानेट को ज़्यादा खतरा है जो कहीं ना कहीं जू से बाहर या केज यानी पिंजड़े से बाहर घूम रहे हैं। अगला प्रश्न है, हु इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस, हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स। क्रॉकर हैरिस कौन है और वो दूसरे अन्य किसी शिक्षक से कैसे अलग हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज ए स्कूल मास्टर। जैसा कि प्रश्न के अनुसार ही हमें आंसर लिखना है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज ए स्कूल मास्टर। मिस्टर क्रॉकर हैरिस स्कूल में मास्टर हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं। ही इज नॉट पार्शियल, और वो भेदभाव नहीं करते हैं। विथ हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों के साथ वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट अबाउट हिज ड्यूटी, वो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ईमानदार हैं। ही इज़ पंक्चुअल, वो समय के पाबंद हैं। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड फॉलोज डिसिप्लिन, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कठोर हैं, और अनुशासन को लेकर बहुत सख्त हैं। ये इसका एक छोटा और एक सुंदर आंसर होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मॉडल सेट में कि ये आंसर आपको नॉट मोर देन 50 वर्ड्स देना है।
तो हमको कोशिश करना है कि 50 शब्दों से कम में ही हम अपने आंसर को बहुत ही इंफॉर्मेटिव और सटीक लिखें। आप लेंथ के पीछे ना भागें, वर्ड्स को काउंट ना करें, आंसर आपका सटीक होना चाहिए, उसमें आपको पूरे अंक मिलेंगे। मैंने जानबूझकर आंसर को छोटा रखा है क्योंकि आप सबों के पास बहुत कम समय है और मुझे मालूम है कि मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि खासकर ये सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 95% वैसे बच्चों को ध्यान में मैं रख के वीडियोज़ बनाता हूँ जिनको अंग्रेजी कहीं न कहीं कठिन लगता है या जिनको अंग्रेजी कहीं न कहीं परेशानी देता है, तो उनको ध्यान में रख के बना रहा हूँ ताकि आप छोटे आंसर्स को जल्दी याद करें और अच्छे अंक भी पा सकें। अगला प्रश्न है, जैसा कि यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन, वाई हैज़ द आर्टिकल बिन टाइटल सिल्क रोड, कि जो एक चैप्टर है आपका उसका नाम सिल्क रोड क्यों दिया गया है, उस लेख का नाम सिल्क रोड क्यों है। तो द आर्टिकल हैज़ बिन टाइटल सिल्क रोड बिकॉज दिस रूट वाज यूज्ड फॉर द ट्रेड ऑफ सिल्क विथ चाइना। उस रास्ते का नाम, इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड उस रास्ते के आधार पे पड़ा जिस रास्ते से चाइना के साथ रेशम का व्यापार हुआ करता था, उसी के कारण उसको हम लोग सिल्क रूट के कारण ही इस आर्टिकल का नाम सिल्क रोड हुआ। अब कुछ और प्रश्न है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। ये सभी हॉर्नबिल के क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसमें आपको टोटल लिखना है मिलाकर 5, लेकिन और भी टोटल क्वेश्चंस मैं दे दूंगा ताकि आप अगर क्वेश्चन आ जाता है सेम टू सेम तो आपको परेशानी नहीं होगा। 14, डज द पोएम फादर टू सन टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल। जो पोएम हम लोग पढ़े हैं फादर टू सन, उसमें ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये क्या एकदम व्यक्तिगत है, अनुभव है, या ये यूनिवर्सल है, मतलब ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है या बस किसी व्यक्तिगत बस कुछ ही लोगों तक सीमित है। तो इसका आंसर लिखेंगे द पोएम इज फेयरली यूनिवर्सल एज अ कन्फ्लिक्ट लाइक दिस इज क्वाइट कॉमन इन मैनी हाउस होल्ड्स। वी कैन से दैट दिस इज बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप। हियर we see that the son has his own desires while father cannot share things which his son loves। यहाँ पोएम हम देखते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो लोगों के बीच लड़ाई है, बाप और बेटे के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, वो इस बात को लेकर है कि दोनों के बीच में बस एक दूसरे को समझने का फ़र्क है। और जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि क्वाइट कॉमन इन मैनी हाउस होल्ड्स, की ये हर परिवार की, लगभग परिवारों में ये समस्या है आज के डेट में। वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें पीढ़ी का अंतर है, जनरेशन का गैप हो गया है। जो बातें पिताजी कहते हैं वो शायद बच्चा समझना नहीं चाहता और जो बच्चा कहता है वो शायद पिताजी नहीं समझ पाते हैं। Here we see that the son has his own desires। यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चे की कुछ अपनी इच्छाएं हैं जो वो अपना इच्छा पूर्ति करना चाहता है, जबकि पिताजी उन चीज़ों को उनके अपने बेटे के साथ नहीं बांटना चाहते, यानी अपने बेटे को वो चीज़ नहीं देना चाहते जो उनको अच्छा नहीं लगता, या जो बेटा जो चीज़ पसंद करता है वो हर फादर दे नहीं पाता है। तो यहाँ पिता की कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं, अपने अनुशासन नियम है, और बेटा कुछ अपना पालन करना चाहता है। इसी चीज़ का कन्फ्लिक्ट है पिता और पुत्र के बीच। वाई डिड आइंस्टीन से आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। आइंस्टीन ऐसा क्यों कहते हैं कि हम डेट को याद रखने में कोई खास महत्व उसका नहीं समझते। तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन डिड नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स एज वन कैन ऑलवेज लुक देम इन द बुक्स। अल्बर्ट आइंस्टीन का यहाँ अपने इतिहास शिक्षक के साथ तर्क वितर्क हो जाता है, क्योंकि इतिहास के शिक्षक कहते हैं कि बताओ तुम डेट्स को क्यों नहीं याद रखते हो, कौन सा युद्ध किस तिथि में हुआ। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की चूँकि रुचि विज्ञान में ज़्यादा थी, गणित और विज्ञान में, तो वो उस विषय को ज़्यादा ध्यान से पढ़ते थे। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि सर
डेट को याद रख के क्या फ़ायदा, वो तो हम किताब में भी पलट कर देख सकते हैं। तो ये उनकी अपनी दलील थी। What according to the poem childhood is involved in the process of growing up, कहता है कि चाइल्डहुड पोएम के अनुसार जो बच्चा बड़ा होता है तो उस प्रोसेस में क्या चीज़ शामिल है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस कविता के अनुसार द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, कि हम बचपना खो देते हैं। इस कविता में बस ये बताया गया है कि कुछ विशेष नहीं होता, सिर्फ अपने बचपन के दिनों को, अपने बचपना को हम लोग खो देते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। क्योंकि अगर आप उम्र के साथ नहीं बदलेंगे, उम्र के साथ वो हरकतें करेंगे जो एक बच्चा करता है, तो शायद लोग ये समझें कि मानसिक रूप से शायद बीमार हैं। इसलिए जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी समझदारी बढ़ती है, जवाबदेहियाँ बढ़ती है, लोगों की जो है सो उम्मीदें हमसे बढ़ती है, तो उसके अनुरूप हम आचरण करते हैं और इस पूरे कड़ी में हमारा वो बचपन का दिन खो जाता है। Who was Dr. Andrews? Where was he working? डॉक्टर एंड्रयूज कौन है और वो कहाँ काम करते हैं? तो एंड्रयूज वॉज ए न्यूली पास डॉक्टर। एंड्रयूज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल में ही डॉक्टरी पास की है और इन्होंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया है। और इनका जो क्लिनिक है वो उस जगह पे है जहाँ के ज़्यादातर लोग मजदूर वर्ग के हैं, यानी जो ड्रिलिंग का काम करते हैं, ड्रिलर, या फिर जो माइनर यानी जो खदानों में काम करते हैं, वैसे लोगों के बीच में डॉक्टर एंड्रयूज रहते हैं और उसी जगह पे अपनी एक वो क्लिनिक चलाते हैं। और यही आपका आंसर होगा। ही वॉज वर्किंग इन द नेबरहुड ऑफ ड्रिलर एंड माइनर्स, यानी जहाँ ड्रिलर और माइनर्स हैं उनके आस पड़ोस में वही वो काम करते हैं अपने क्लिनिक में। तो इस प्रकार मैंने आज आप सबों को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक जो मॉडल सेट में ये देने की एक छोटी सी कोशिश की है। हम आप सबों से बस ये चाहते हैं कि द चैलेंजेस जोन को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड में अध्ययनरत विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुंचे। इसलिए कम समय को देखते हुए हमने ये वीडियो डाला है और मेरी कोशिश होगी कि 1-2 दिन 4 दिन जो अभी समय बच रहा है तो अगला मॉडल सेट को भी उसको आपको शुद्ध अपना एकदम देसी अंदाज में जो है खाँटी एकदम शुद्ध आंसर आपको दें हम, ताकि आप आसानी से याद कर सकें। गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही त्रुटिपूर्ण भी होते हैं और कभी कभी बच्चों को समझने में परेशानी होती है, जो कि गेस्ट पेपर के साथ क्या है कि क्वेश्चन के साथ आंसर तो है लेकिन आपको कोई एक्सप्लेन करके बताने वाला नहीं होता है, वो आप खुद करते हैं, तो इसमें आपको बहुत कठिनाई महसूस होती है। यहाँ आपको मॉडल सेट के अनुरूप प्रश्न का आंसर भी दिया गया है। अगर कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए होंगे तो उसको आप खुद से ठीक कर सकते हैं।